एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए हम लोग इससे पहले 10th क्लास का हिस्ट्री का 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 है। जो यूरोप का राष्ट्रवाद है, यूरोप में राष्ट्रवाद है, उसका हम लोग 2 वीडियो देख चुके हैं और उसका जो भी डिस्कशन है उसको हम लोग देख लिए हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद दूसरा आप लोग का चैप्टर जो आता है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन और डिस्कशन देखेंगे। देखिए, समाजवाद वो होता है जिसमें जो भी संसाधन है आपके देश के अंदर, उस पे केवल वहाँ के सरकार का अधिकार होगा, यानी कि सरकार के नियंत्रण में रहेगा। समाजवाद में संसाधन पर केवल नियंत्रण रहेगा, लेकिन साम्यवाद में क्या होता है, संसाधन के साथ साथ वो मानव पर भी अपना नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, बस यही है कि ये संसाधन पर केवल रखेंगे, ये संसाधन और मानव दोनों पर नियंत्रण रखते हैं साम्यवाद में। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि रूस की संसद को कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, रूस की संसद का क्या नाम है। तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा। ड्यूमा रूस की संसद को हम लोग कहते हैं। और ये जो डाइट है, ये जापान की संसद है। जापानी भाषा में वहाँ का जो डाइट को जापानी भाषा में कोकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकाई कहते हैं। संसद ये जो है हम लोग भारत में कहते हैं इसके संसद, और इसी संसद का 2 सदन आप लोग को देखने को मिलता है, उच्च सदन और निम्न सदन। निम्न सदन, ये निम्न सदन। इस संसद का निर्माण हम लोग देखेंगे कि संसद का मतलब क्या होता है, इस संसद में कौन कौन आते हैं। तो पहला तो एक राष्ट्रपति रहेंगे, फिर लोकसभा रहेगा और राज्यसभा रहेगा। लोकसभा का मतलब वही जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो होता है, ये 5 साल के लिए होता है। और इसके सदस्यों का चुनाव तो 6 साल के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ठीक है, और ये जो सीनेट है, ये सीनेट अमेरिका का जो संसद है उसको सीनेट कहते हैं। यह उच्च सदन है, अमेरिका का उच्च सदन है। जिस प्रकार से भारत में उच्च सदन और निम्न सदन है, उसी तरीके से सीनेट जो है अमेरिका के उच्च सदन है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबसे पहले तो देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी घोषणा ये जो 1975 है, इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा किया गया कि 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। और एक बात है, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, पॉलिटी में आप लोग को देखने को मिलेगा। जो सिविक्स है आप लोग का, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को 26 नवंबर को क्या, तो ये संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस। फिर 1 मई को लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की। थर्ड इंटरनेशनल पूछ रहा है, तो जो थर्ड इंटरनेशनल है इसकी स्थापना लेनिन ने किया था, यानी कि लेनिन। लेनिन 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 कहाँ का है, तो ये रूस का रहता है। 1919 में ये थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना करता है। ठीक है, और यह जो लेनिन है, यह कार्ल मार्क्स के विचारों से, माने कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल है उस बुक को पढ़ता है, उस बुक से बहुत प्रभावित होता है। और उस बुक में इतना इसको विश्वास होता है कि ये कहता है कि नहीं, अमीर और गरीब एक दिन मिलकर क्या संसाधनों का उपभोग करेंगे और गरीब सत्ता में होंगे। जो भी गरीब वर्ग होंगे वो सत्ता में होंगे। ठीक है, ये बताता है लेनिन। लेनिन ही देखिएगा कि जो रूस में है, रूस में खूनी क्रांति
खूनी रविवार की घटना हुई थी, ठीक है। यानी कि खूनी रविवार कब हुआ है, तो ये 9 जनवरी को है। 9 जनवरी को खूनी रविवार के रूप में जानते हैं। और यही खूनी रविवार के बाद इस लेनिन को क्या वहां से निर्वासित कर दिया जाता है और लेनिन स्विट्जरलैंड चला जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ जाता है लेनिन, स्विट्जरलैंड। लेनिन को ये जो खूनी रविवार की घटना है 1905 ईस्वी में, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को ये घटना होती है। और इसी खूनी रविवार की घटना के द्वारा लेनिन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन कुछ दबाव के कारण लेनिन को रिहा तो किया जाता है, लेकिन इसको देश निकासी की सजा दी जाती है। और लेनिन देश निकासी के बाद स्विट्जरलैंड चला जाता है, ठीक है। फिर जर्मनी के समर्थन से 1917 में जब विश्व युद्ध चलता रहेगा, जब जर्मनी देखेगा कि रूस उस पे भारी पड़ रहा है, तो वही विश्व युद्ध के दौरान यही लेनिन को बंद गाड़ी में लाके जहां तक जर्मनी का कब्जा रहता है वहां लाके छोड़ देता है। आने के बाद लेनिन क्या होता है, इससे मजदूर जो ये मजदूरों का नेता रहता है, मजदूर लोग पुनः आके मिलने लगते हैं और मजदूरों का एक संगठन बना था, यानी जिसका नाम बोल्शेविक दल था। 2 दल बना था, एक बोल्शेविक और एक मेंशेविक। ये बोल्शेविक निम्न वर्ग का था, यानी कि मजदूरों लोग का था, जबकि मध्यम वर्ग के लिए कौन, बोल्शेविक और मेंशेविक, जो मेंशेविक है वो मध्यम वर्ग के लिए होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि इस जब लेनिन ये जाता है तो उस समय जार निकोलस दू शासन में रहता है। इसी के समय में देखिएगा अक्टूबर 1917 की क्रांति होती है, ठीक है। और उसी में देखिएगा कि उसके बाद लेनिन सत्ता पर बैठता है। 1921 में लेनिन नई आर्थिक नीति जारी करता है और 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए लेनिन के बारे में जो था वो हम पूरा खत्म कर दिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो जो 1917 की पहली रूसी क्रांति है उसको हम लोग फरवरी क्रांति, यानी कि फरवरी क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। यह क्रांति तो मार्च में होती है, लेकिन जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार उस समय क्या 23 फरवरी वो रहता है दिन, 23 फरवरी। इसलिए यह फरवरी के जूलियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी होने के कारण इसको फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन यह क्रांति ग्रेगियन कैलेंडर के अनुसार 9 मार्च को हुई थी। 9 मार्च 1917 को हुई थी ग्रेगियन कैलेंडर के अनुसार। कैलेंडर वहाँ 2 था, एक जूलियन कैलेंडर था, एक ग्रेगियन, ठीक है। तो ग्रेगियन कैलेंडर के अनुसार 9 मार्च 1917 को ये क्रांति हुई थी, लेकिन जूलियन कैलेंडर के अनुसार 23 फरवरी को हुई थी, इसलिए फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध में असंतोष के कारण यह क्रांति हुई थी। जो ये क्रांति हो रही है प्रथम विश्व युद्ध में, जब रूस का मतलब हार हो जाता है तो लाखों सैनिक वहां मारे जाते हैं, ठीक है। सभी खेत बर्बाद हो जाते हैं और वहां भूखमरी छा जाता है। वहीं भूखमरी को देखते हुए लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो राजमहल है वहां पे इकट्ठे होते हैं और राजमहल में घुस जाते हैं और जो जार निकोलस है और जरीना को उसी क्रांति में मार डालते हैं। और लेनिन उसके बाद आता है 1917 में और यह हेड बनता है रूस का, यानी कि अध्यक्ष बनता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। अभी हम आप लोग को बताए हैं नई आर्थिक नीति, अगर आप लोग को पता है तो बताइए, इसका कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो जो नई आर्थिक नीति है ये 1921 ईस्वी में कौन लागू करता है, तो यही लेनिन। नई आर्थिक नीति को कौन लागू करता है, लेनिन लागू करता है 1921 ईस्वी में। देखिए नई जो आर्थिक नीति है इसके द्वारा लेनिन ने कुछ हद तक जो मार्क्सवाद है, ये मार्क्सवादी के मार्क्स का, यानी कि जो मार्क्सवादी विचारधारा है इसको ये अपनाता है। लेकिन जब देखता है कि वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं रहता है तो मार्क्सवाद के साथ भी ये समझौता करता है इसी आर्थिक नीति के साथ, ठीक है। फिर 1917 के अक्टूबर के क्रांति द्वारा रूस में सत्ता पर कौन, लेनिन बैठता है। विद्रोहियों के शांत कराने के लिए इसने एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था चेका पुलिस। ये जो विद्रोही लोग हैं उसको शांत कराने के लिए ये बनाया है। फिर देखिएगा ट्रटस्की जो है वो क्या बनाता है,
एक लाल सेना बनाता है। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का शासक रहता है। इसी मेटरनिक के टाइम में कौन सा वाटरलू का युद्ध होता है 1824 ईस्वी में। 1815 में कौन सा होता है, वियना कांग्रेस होता है। और वियना कांग्रेस के द्वारा ही निरंकुश राजतंत्र पुनः यूरोप में स्थापित होता है। बिस्मार्क के बारे में हम लोग जानते हैं, यह जर्मनी का पहला चांसलर रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। तो लेनिन का जो उत्तराधिकारी है, लेनिन का वो स्टालिन बनता है। स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी बनता है। स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी कौन, स्टालिन बनता है। देखिए स्टालिन जो है वो लेनिन के बाद रूस पे बैठता है। ठीक है, जो लेनिन है इसका सहयोगी एक था ट्राटस्की। कौन था, ट्राटस्की। ट्राटस्की इसका सहयोगी रहता है। इसी ने कौन सा लाल सेना ट्राटस्की ने वो किया था। ठीक है, लाल सेना का गठन कौन, ट्राटस्की ने। रूस के जो शासक है वो करेंस्की को शासन से हटा दिया। मतलब जो रूस के शासक है उसको ये लेनिन जो है वो करेंस्की को शासन से हटाकर ये बैठा रहता है। ठीक है, और मेजनी जो है ये कहाँ का है, ये इटली का निवासी है। मेजनी इटली का निवासी है। और यह दो संगठन बनाया था, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली 1831 ईस्वी में, यंग यूरोप 1834 ईस्वी में। जिस प्रकार से यहाँ देखिएगा मेजनी को वहाँ जो है इटली के राष्ट्रदूत अग्रदूत कहते हैं, एकीकरण का अग्रदूत कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो जो रूस है यहाँ पर कृषक दास प्रथा का अंत अलेक्जेंडर जो जार रहता है वहाँ का रूस का, वो अलेक्जेंडर द्वितीय ये कृषक दास प्रथा का खत्मा करता है। 1861 ईस्वी में यह कृषक दास प्रथा का अंत करता है। रूस में देखिए रोमनवा वंश का शासन था। रोमनवा वंश का शासन था वहां पर रूस में। और रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, जार कहा जाता था। रूस के जो सम्राट होगा यानी कि राजा होगा उसको जार कहा जाता था। और जार जो रूस की क्रांति हो रही है उस समय जार निकोलस उसका नाम रहता है। और जार लगने से वही ये जार निकोलस दू उस समय शासक रहता है। इसी के पत्नी का नाम क्या रहता है, जरीना। यह मतलब कि उतना काबिल शासक नहीं रहता है, ये जरीना नाम रहता है इसके पत्नी का। और यही जरीना जो है, जरीना इसी का जो देखिएगा कि बताता है कि यह एक भ्रष्ट पादरी था जिसका नाम था भ्रष्ट पादरी जिसका नाम रासपुटिन रहता है या पुतिन मिलता है। रासपुटिन के प्रभाव में आ गई थी। और यही सेना में जो भ्रष्टाचार है, ये रासपुटिन अयोग्य लोगों को सेना में भर्ती यही जरीना के माध्यम से कराया। और जरीना वही जार निकोलस टू है उस पे दबाव बनाकर लोगों को भर्ती कराई। इसी का परिणाम स्वरूप देखिएगा कि 1904 ईस्वी में जापान के साथ युद्ध होगा। 1905 में जापान जीत जाएगा। यही सेना में भ्रष्टता का ही वो सबूत रहेगा उस समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए कि जार का अर्थ क्या होता है, पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का बर्तन या रूस का सामान। लेकिन होता क्या है इसका आंसर, रूस का सम्राट। रूस का सम्राट, जार का मतलब क्या होता है, रूस का सम्राट। ठीक है, रूस में किस वंश का शासक था, तो रोमनवा वंश का शासक था। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए कार्ल मार्क्स का जो जन्म है 1818 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में जर्मनी में होता है। कहाँ, 1818 ईस्वी में जर्मनी में होता है। और इसकी मृत्यु जो है 1883 ईस्वी में कहाँ होगा, वहीं पे होगा। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स है यह वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता है। यानी कि जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत का मतलब क्या, कि अमीर और वर्ग में एक बार संघर्ष होगा और गरीब लोगों की सत्ता
स्थापित होगी। ये वर्ग संघर्ष का मतलब बताया है। जो कार्ल मार्क्स है ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। क्या करता है? कल्पना करता है कि वर्ग विहीन समाज होगा और राज्य विहीन समाज होगा। 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है। यह जो कार्ल मार्क्स है ये 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र या उसी को कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं, वो घोषणा पत्र जारी करता है। और 1867 ईस्वी में अपने लाइफ का सबसे पॉपुलर पुस्तक जिसका नाम है कौन? दास कैपिटल पुस्तक की ये रचना करता है। दास कैपिटल को ही समाजवादियों की बाइबल कहते हैं। यही दास कैपिटल से लेनिन प्रभावित हुआ था। जो लेनिन है यही दास कैपिटल से लेनिन प्रभावित हुआ था। ठीक है, इसका नारा था कि दुनिया का मजदूर एक हो। कौन नारा दिया था? तो कार्ल मार्क्स नारा देता है कि दुनिया के मजदूर एक हो। ठीक है, और ये वैज्ञानिक समाजवाद का जनक रहता है। जो वैज्ञानिक समाजवाद है इसके चिंतक के रूप में इनको देखा जाता है, इन्हीं से शुरुआत होता है। समाजवाद दो तरह का होता है। देखिए, समाजवाद जो है दो तरह का बताया गया है, एक यूटोपियन और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट होगा 10 नंबर कि 10 नंबर के साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो जो साम्यवादी शासन है उसका पहला प्रयोग कहाँ हो रहा है? रूस में। विश्व का पहला समाजवादी देश था तो कौन था? रूसी था। ठीक है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? रूस था। साम्यवादी शासन का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। ठीक है, अब देखिए जो रूस है यहाँ पर 1848 में मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया था। साम्यवादी का मतलब क्या होता है? तो संसाधनों के साथ साथ मानव पर भी सरकार का नियंत्रण हो। ठीक है, उसे ही साम्यवादी कहते हैं। जापान के साथ रूस युद्ध लड़ा था 1804 ईस्वी और 5 ईस्वी में। जापान विजयी होता है क्योंकि वही जो रासपुटिन है वो जरीना के जरिए जार निकोलस से अयोग्य सैनिक को भर्ती करा देता है, यानी कि सेना में भ्रष्टाचार करवा देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स क्या था? ये यूरोपियन समाजवादी नहीं था। लुई ब्ला सॉरी यहाँ एक गलत हो रहा है, यूटोपियन होगा। यूटोपियन समाजवादी नहीं था। क्या होगा? यूटोपियन। तो लुई ब्ला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन ये सब क्या है? यूटोपियन समाजवादी रहते हैं। यूटोपियन का मतलब होता है स्वप्नदर्शी। ठीक है, ये जो सेंट साइमन है ये फ्रांस का रहता है। ये जो रॉबर्ट ओवन है ये इंग्लैंड का रहता है। ठीक है, और ये लुई ब्ला भी फ्रांस का ही रहता है। लुई ब्ला भी फ्रांस का ही रहेगा। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? स्वप्नदर्शी। यही यूटोपियन लोग का कहना था कि वर्ग समन्वय का जो है ये लोग पालन करेंगे, यानी कि वर्ग समन्वय का सिद्धांत कौन देता है? तो यूटोपियन लोग देते हैं। इसका मतलब क्या होगा? वर्ग समन्वय का मतलब कि अमीर गरीब दोनों मिलकर प्रकृति का दोहन करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस ये टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी? टॉल्स्टॉय की। कार्ल मार्क्स का देखिएगा दास कैपिटल है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का है। ट्राटस्की लाल सेना का गठन करता है। वहीं देखिएगा लेनिन चेका पुलिस का गठन करता है। और लेनिन अप्रैल थीसिस प्रोग्राम बनाया जिसमें बोलता है भूमि शांति रोटी देने को कहा था। भूमि मतलब क्या? किसानों के लिए भूमि, सैनिक के लिए शांति, ठीक है, और लोग के लिए रोटी। ठीक है, तो यही ये लेनिन नारा देता है अपना। चेका पुलिस ये बनाता है। ये आम आदमी के बीच रहते थे और जो भी ज्यादा बोलता था उसको ये लोग गिरफ्तार कर लेते थे या मार देते थे। चेका पुलिस। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर के, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो जो बोल्शेविक क्रांति है, बोल्शेविक क्रांति ये जो है आपको नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। देखिए बोल्शेविक दल जो है उसका नेता लेनिन रहता है। जब लेनिन 1905 ईस्वी में ये स्विट्जरलैंड चला जाता है, 1917 ईस्वी में ये जर्मनी के मदद से जब रूस में आता है तो ये बोल्शेविक दल का प्रमुख बन जाता है, क्योंकि ये मजदूर वर्ग से था, और तो मजदूर लोग आके इससे मिलने लगते हैं और तब इसको कहते हैं, तो ये बोल्शेविक दल का क्या हेड बन जाता है। ठीक है, मार्च 1917 के क्रांति हुई तो लेनिन रूस पहुंचा। कब? मार्च 1917 के जब क्रांति हो रही है तभी लेनिन क्या पहुंच रहा है? रूस पहुंच रहा है। लेनिन मार्च 1917 के क्रांति के बाद घोषित किया कि अभी क्रांति पूरी नहीं हुई है। यह क्या घोषणा करता है कि अभी क्रांति पूरी नहीं हुई है, एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। तभी आप लोग देखिएगा कि यही नवंबर की क्रांति होगी। यही जो मार्च वाला हम बता रहे हैं यही फरवरी वाला है। ग्रेगियन और कैलेंडर का वो बात है। ठीक है, नया और पुराना कैलेंडर जिसमें अंतर दिनों का 13 दिन का रहता है। जूलियन कैलेंडर और ग्रेगियन कैलेंडर में 13 दिन का अंतर रहेगा। ठीक है, लेनिन बोल्शेविक दल का क्या कार्यक्रम स्पष्ट करता है, जिसके लिए यही अप्रैल थीसिस, जब बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट करेगा उसको अप्रैल थीसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। और यही लेनिन क्या नारा देता है? भूमि, शांति और रोटी। किसानों के लिए भूमि देता है, सैनिक के लिए शांति कहता है, और जो लोग गरीब लोग हैं उसके लिए रोटी का बात करता है। ठीक है, तब ये 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक के जो पेट्रोग्राद के सभी सरकारी भवनों पर यह अधिकार कर लेगा। बोल्शेविक लोग क्या करेंगे? जो पेट्रोग्राद के सभी भवन है, सरकारी भवन उस वहाँ रहता है, उस पर ये लोग अधिकार कर लेंगे। अब शासन के बागडोर किसके? बोल्शेविक लोगों के पास आ जाएगा जब अधिकार कर लेंगे तो। ठीक है, और यही लेनिन वहाँ का अध्यक्ष बनेगा और ट्राटस्की को क्या विदेश मंत्री बनाता है। जो ट्राटस्की रहते हैं उसको विदेश मंत्री ये बनाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि ट्राटस्की किया था। ये ट्राटस्की जो है ये विदेश मंत्री भी बनता है, विदेश मंत्री भी बनता है। लेनिन चेका पुलिस, लेनिन क्या करता है? चेका पुलिस का गठन करता है, जो एक खुफिया पुलिस रहती है। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की स्थापना करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में होती है। 1921 में ये नई आर्थिक नीति को पेश करता है। ठीक है, तो देखिए लेनिन जो है सबसे पहला बात इसकी मृत्यु जो है 1924 में कब? 21 जनवरी 1924 ईस्वी की इसकी मृत्यु होती है। 21 जनवरी 1924 ईस्वी को लेनिन जो है ये कार्ल मार्क्स के विचारधारा से, लेनिन कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित था। लेनिन कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित रहता है। और देखिएगा कि लेनिन जो है वो 1905 ईस्वी में जो खूनी रविवार है वो जो क्रांति हो जाती है उसके बाद इसको वहां से निष्कासित कर दिया जाता है और यह अपना स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन जीता है। और जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है कब? 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है। इसी दौरान में 1917 में जब जर्मनी का पलड़ा थोड़ा दबने लगता है तब ये सोचता है कि क्यों ना हम लोग लेनिन को लाया जाए। तो लेनिन को लाता है और यह जहां तक जर्मनी का कब्जा रहता है रूस पे वहां तक इसको छोड़ देता है। ठीक है, 1917 में। ठीक है, तब यह 1917 में ये सत्ता पे काबिज होता है, सत्ता पे काबिज होगा। देखिए इसके पहले आने से पहले जब जब आता है उसमें मार्च क्रांति चल रही होती है। मार्च क्रांति 1917 चल रही थी, जिसको फरवरी क्रांति के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यही क्रांति चल रही होती है और तब लेनिन का आगमन होता है और लेनिन उसके बाद ही क्रांति के बाद पुनः एक क्रांति कराता है। नवंबर 1917 की क्रांति या अक्टूबर भी दे सकता है। उस क्रांति के द्वारा ही लेनिन को सत्ता प्राप्त होता है और सत्ता प्राप्त होने के बाद तरह तरह के ये सुधार भी करता है। उस सुधारों में एक देखिएगा 1921 में
एक एनईपी ये जारी करता है और उस एनईपी में को जो हो उसके में कार्यक्रम कई तरह के देता है और एक ये कार्यक्रम जारी करता है अप्रैल थीसिस के नाम से। अप्रैल थीसिस के भी नाम से एक कार्यक्रम ये जारी करता है। अप्रैल थीसिस में ही किसानों के लिए, भूमि मजदूरों के लिए रोटी और सैनिकों को शांति देने को कहा था ये। यानी कि भूमि, शांति और रोटी का नारा लेनिन ने दिया था। 1921 में कौन नई आर्थिक नीति लागू किया था? यह बोल्शेविक दल का नेता था और यही बाद में बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो जो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि है यह देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय में देखने को मिलता है और यह जो संधि है ये रूस और जर्मनी के साथ होती है। रूस युद्ध में निकलना चाहता है तो इसी संधि के द्वारा रूस जो है लेनिन के आने के बाद संधि करके युद्ध से निकलता है। 1917 में जब लेनिन रूस का अध्यक्ष और ट्राटस्की विदेश मंत्री बनता है तो ये सबसे पहले यही करता है संधि और वह युद्ध से वो सबसे प्रथम युद्ध से बाहर निकल जाता है। इसी समय रूस में गृह युद्ध भी चल रहे थे। इसी समय में रूस में गृह युद्ध भी चल रहे थे और ट्राटस्की के नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठन कौन करता है? वही ट्राटस्की करता है लेनिन के कहने पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का पहला समाजवादी आप देखिएगा तो यही प्लेखानोवा को माना जाता है। प्लेखानोवा भी देता है। प्लेखानोवा को रूस का पहला समाजवादी माना जाता है। इसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 ईस्वी में की थी। यही पार्टी में 1903 ईस्वी में फूट पड़ेगा और फूट पड़ने के बाद दो दलों में बंट जाएगा, जो एक बोल्शेविक होगा और दूसरा मेंशेविक होगा। जो मेंशेविक होगा ये मध्यम वर्ग का पार्टी होगा। बोल्शेविक जो होगा ये मजदूरों या सर्वहारा वर्ग का पार्टी होगा। ये साम्यवादी होगा और यही बहुमत में होगा और 1917 में सरकार बनेगा इसी का और ये अल्पमत में चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर कि रासपुतीन कौन था? तो रासपुतीन के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि रासपुतीन एक भ्रष्ट पादरी रहता है। क्या रहता है? भ्रष्ट पादरी रहता है जो जिसके प्रभाव में कौन रहता है? तो जो वहाँ की रानी रहती है, जो ये रासपुतीन जो है क्या भ्रष्ट पादरी रहता है। वहाँ के रानी कौन रहती है? कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कौन रानी रहती है। हम बता देते हैं ऐसे, जरीना रहती है जो कि किसकी पत्नी रहती है? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी रहती है और यही जरीना को मिलाकर ये जो है सेना में भ्रष्टाचार स्टार्ट करता है रासपुतीन। यानी कि जो भर्ती हो रहा है उसमें जो मतलब कि सक्षम लोग नहीं है, अक्षम लोगों को उसमें भर्ती कर देता है। पैसा लेकर, घूस लेकर ये भर्ती कर देता है। भर्तियों में भ्रष्टाचार का नतीजा देखने को मिलता है। 1904 और 5 में जापान जैसे छोटा देश रूस को हरा देता है। 1904-5 में देखिएगा कि जापान जैसा जो छोटा देश है वो रूस को हरा देगा और यही रूस के हारने के बाद क्या होगा? जो वहाँ के मजदूर लोग थे वो जार निकोलस से कहेंगे कि रोटी दो सरकार, हमें रोटी की मांग के नारा लगाएंगे कि हमें रोटी दो और जार निकोलस गोली चलवा देगा उन लोगों से 1905 में 9 जनवरी 1905 में। और इसी 9 जनवरी 1905 का दिन का रहता है रविवार का दिन रहता है और उस दिन ये खून बहुत बहा देता है। इस वजह से इसको खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 19 नंबर कि नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो जो नई आर्थिक नीति है हम लोग पीछे भी देखें, यह 1921 ईस्वी में लागू होती है। ये पुरानी कमियों को दूर करने के लिए लागू किया जाता है क्योंकि अभी तो 1917 में सरकार में आता है लेनिन और लेनिन आने के बाद सबसे पहले मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसको लागू करता है, लेकिन देखता है कि जमीनी स्तर यानी कि व्यवहारिक रूप से वो पूरे तरीका से
सफल नहीं हो पाता है। तो इसी नीति के साथ इसने मार्क्सवादी विचारधारा से भी लेनिन समझौता करता है। लेनिन एक गुप्त कार्यक्रम वो करता है, बनाता है, जिसको हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। लेनिन केरेंस्की के बाद शासक बनता है। लेनिन केरेंस्की के बाद शासक बनता है और यह अपना विदेश मंत्री किसको, ट्राटस्की को बनाता है। ट्राटस्की, और यही ट्राटस्की और ये मिलकर प्रथम विश्व युद्ध को खत्म भी करते हैं। ठीक है, और ट्राटस्की किसका गठन, लाल सेना का गठन करता है। ट्राटस्की लाल सेना का गठन ट्राटस्की करता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना किसने की, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कि दास कैपिटल की रचना किसने की। तो दास कैपिटल पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने करता है। कार्ल मार्क्स करता है। कब करता है, ये दास कैपिटल की रचना 1867 ईस्वी में करता है। और इस कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ है। 1883 ईस्वी में इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, इसने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देता है, और यह वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना कौन करता है, कार्ल मार्क्स करता है। 1848 ईस्वी में इसने साम्यवादी या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी करता है। साम्यवादी या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी करता है। ये जो दास कैपिटल आप देख रहे हैं, ये समाजवादियों के बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है। समाजवादियों के बाइबल के नाम से प्रसिद्ध है। और यही दास कैपिटल का प्रभाव जो है लेनिन के जीवन में बहुत अधिक पड़ता है। लेनिन के जीवन में दास कैपिटल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। और यह जो ये कार्ल मार्क्स है, ये 6 चरणों में समाज को बांटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 21 नंबर कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो हम लोग पीछे भी हमको लग रहा है कि देखे हैं कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। जार, और जो रूस में है ये लोग जार लोग बन रहे हैं, ये रोमनोआ वंश के, कौन सा, रोमनोआ वंश के शासक रहते हैं। और इसी रोमनोआ वंश के तहत, अच्छा एक बात और है, ये लोग जो जार है ना, ये खुद को धरती का भगवान कहते थे। ठीक है, ये लोग क्या कहते थे, धरती का भगवान। चलिए, यही रोमनोआ वंश का जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया था। दास प्रथा को समाप्त अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त अलेक्जेंडर द्वितीय करता है। तब देखिएगा इसके बाद जार निकोलस का बनता है शासक बनता है, यानी कि जार बनता है वहां का। और जार निकोलस के काल में ही जापान युद्ध होता है, रूस जापान युद्ध होता है, जिसमें रूस की हार होती है। और रूस में देखिएगा कि भूखमरी छा जाता है। तब लोगों ने रोटी दो के नारा जार निकोलस के साथ करते हैं। लेकिन जार निकोलस 1905 ईस्वी में ही क्या करता है, ये लोग पे 9 जनवरी 1905 ईस्वी को गोली चलवा देता है, जिससे हजारों लोग की मृत्यु होती है। और जो उस दिन रविवार का दिन रहता है, इसलिए उस दिन को खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं। खूनी रविवार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो जार निकोलस द्वितीय है, इसके बाद कौन बनता है, इसके बाद लुबाव का शासन आता है, लुबाव। ठीक है, उसके बाद हम पीछे चर्चा किए किसका, उसके बाद केरेंस्की आएगा। केरेंस्की के नेतृत्व में क्या उदारवादी समाजवादी सरकार की माने गठन होगा। लेकिन बोल्शेविक लोग नहीं स्वीकारेंगे, यानी कि जो लेनिन है ये सब नहीं स्वीकारते हैं। तब इसके बाद शासक बनता है, लेनिन शासक बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट 22 नंबर कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस के बारे में हम बताए आप लोग को, पीछे भी हम लोग चर्चा किए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, कब, 1 मई को मजदूर दिवस माना जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है, जिसकी घोषणा 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा की गई थी। वैसे ही मजदूर दिवस की घोषणा
14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में 20 देश के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस जो सम्मेलन है इसको द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से भी जानते हैं। प्रथम कौन हुआ? प्रथम हम लोग देखेंगे कि प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है 1864 में कार्ल मार्क्स, कौन? कार्ल मार्क्स ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स को इसका श्रेय जाता है। द्वितीय कब हो रहा है? द्वितीय 89 में मीटिंग होता है, 90 में द्वितीय होगा। ठीक है, और द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में प्रतिवर्ष 1 मई को घोषणा किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मजदूर एकता दिवस, पहले घोषणा होता है कि मजदूर एकता दिवस के रूप में 1 मई को मनाया जाएगा, निर्णय लिया गया। ठीक, जो मजदूर का वो है मुख्यालय वो ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। फिर जब निर्णय ले लिया गया तब 1 मई, देखिए होता क्या है कि 1890 में अमेरिका और यूरोप के मजदूर हड़ताल कर देते हैं। उस दिन 1 मई रहता है और 1 मई को ही वहां पर निर्णय लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय 1 मई को निर्णय लिया जाता है कि 1 मई अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे यानी कि मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग महिला दिवस के बारे में अभी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा घोषणा किया जाता है कि 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है जी? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। फिर देखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि समाजवादियों के बाइबल के नाम से कौन? दास कैपिटल प्रमुख है। इसकी रचना कौन किया था? तो वो कार्ल मार्क्स ने कब किया था? 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स दास कैपिटल की रचना करते हैं। रचनाकार कार्ल मार्क्स रहते हैं। इनका जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में होता है। मृत्यु 1863 ईस्वी में होता है। ठीक है, इनका जन्म अगर ज्यादा डीप जाएगा तो जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नाम नगर के यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स, ये हीगल के विचारधारा से प्रभावित थे। मार्क्स एंगल्स या एंजिल्स भी देगा। ठीक है, एंगल के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में क्या करते हैं? घोषणा। तो साम्यवादी घोषणा पत्र ये जारी करते हैं, प्रकाशित किया। ठीक है, 6 प्रकार के समाज के बारे में बताते हैं। 6 प्रकार के सामाजिक सिद्धांत के बारे में बताते हैं। 1864 ईस्वी में इन्हीं के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है। संघ में नारा दिया कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। क्या नारा देते हैं? कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं या कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। लेनिन इन्हीं मार्क्स के विचारों से, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित था और वह दास कैपिटल बुक जो है कई बार पढ़ लिया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी किया था। तो अभी हम लोग देखें कि एंजिल्स के साथ मिलकर या एंगल्स के साथ मिलकर एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी करता है। मार्क्स का जो मुलाकात है एंगल्स से 1844 ईस्वी में पेरिस में होता है, फ्रांस पेरिस में होता है एंगल्स से। और वही 1848 ईस्वी में एंगल्स के साथ मिलकर ये क्या कम्युनिस्ट घोषणा या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या साम्यवादी घोषणा पत्र ये जारी करते हैं। यही मार्क्स की बुक है एक जिसका नाम है दास कैपिटल, जो
बाइबल कहा जाता है। चलिए आज इतना ही, अगले वीडियो में जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो देख लेंगे।